दोस्तों, इस फिल्म का नाम है सेरेनिटी, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी में एक रहस्यमयी द्वीप होता है जहां पर डिल नाम का एक आदमी फंसा हुआ है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि वह इस द्वीप पर आया कैसे और कब, क्योंकि यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। फिल्म की कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं डील को, जो इस कहानी का मुख्य किरदार है। डिल के पास एक बोट है और उसे मछली पकड़ने का बहुत शौक है। डिल प्लाईमाउथ नामक एक द्वीप पर रहता है। पैसा कमाने के लिए अक्सर वह कुछ टूरिस्ट को मछली पकड़ने के लिए लेकर जाता। डिल उनके लिए रॉड सेट करता और टूरिस्ट खुद मछली पकड़ते, जिससे उन्हें बहुत खुशी होती थी। इसके बदले में डिल को कुछ पैसे मिलते थे। आज भी डिल और उसका साथी दो टूरिस्ट के साथ हैं जिन्होंने मछली पकड़ने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन आज कुछ अलग होता है। जब मछली पास आई तो डिल अपने क्लाइंट को रॉड देने से इनकार कर देता है। असल में डिल काफी समय से एक खास मछली को पकड़ने में लगा था और आज शायद वो मछली उसके हाथ आ जाती। रॉड न देने पर वो टूरिस्ट गुस्सा हो जाते हैं, मगर डिल उन्हें चाकू दिखाकर चुप कर देता है। बदकिस्मती से इतनी कोशिशों के बावजूद वो टूना मछली उसके हाथ नहीं आती। अब उन्हें इन टूरिस्ट को पैसे भी वापस देने थे। हालांकि डिल के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ड्यूक बहुत निराश था क्योंकि उसे अपनी पोती की यूनिवर्सिटी की फीस भरनी थी। डिल उससे वादा करता है कि वह उसे पैसे दे देगा। इसके बाद वह अपनी दोस्त डायना से मिलने गया। डायना उसे कुछ पैसे देती है जब वह उसके साथ समय बिताता है। डिल उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है। उसे भी बोट्स और फिशिंग का बहुत शौक था। दरअसल डील चाहता था कि वह ड्यूक को जाने दे ताकि वह किसी ऐसी जगह काम कर सके जहां उसे अच्छे पैसे मिले। इसके बाद वह एक बार में जाता है। बारटेंडर से बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों को एक दूसरे के बारे में छोटी से छोटी बात भी पता होती है। अब ऐसा क्यों है, ये हम आगे जानेंगे। बारटेंडर कहता है कि तुमने 4 बार उस मछली को पकड़ने की कोशिश की है। तुम्हें उसे कोई नाम देना चाहिए। तो डिल कहता है कि उसका नाम जस्टिस है। रात में वह ड्यूक को पैसे देने गया और बताता है कि कल हम दोबारा समुद्र में जाएंगे। ड्यूक पूछता है कि हमारे साथ कितने क्लाइंट्स जा रहे हैं। तो डील बताता है कि हम अकेले जाएंगे क्योंकि वह किसी भी हालत में उस मछली को पकड़ना चाहता था। ड्यूक को उसका फैसला सही नहीं लगता क्योंकि इसमें उनके पैसे लग रहे थे। रात को डील जब अपने घर में था तो उसे अपने बेटे की याद आती है, जो तलाक के बाद अब उसकी पत्नी के पास है। उसे भी अपने पिता की तरह फिशिंग का बहुत शौक था। अगले दिन वह ड्यूक के साथ बोट लेकर समुद्र में गया। पूरा दिन इंतजार करने के बावजूद भी उन्हें वो मछली नहीं मिल सकी, जिससे डील बहुत निराश था। वापस आने पर वो ड्यूक से कहता है कि तुम मेरे लिए बैड लक हो। जब से तुम्हारी पत्नी मरी है तब से तुम्हारी किस्मत ही खराब है। यह सुनकर ड्यूक को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में अपना सामान लेकर वहां से चला जाता। लेकिन दरअसल डील ने यह जानबूझकर किया था ताकि ड्यूक कहीं और काम ढूंढ ले। रात में बार आने पर बारटेंडर उसे समझाता है कि वो उस मछली को पकड़ने की जिद छोड़ दे, लेकिन डिल उसकी बात नहीं सुनता। तभी उससे मिलने वहां कैरेन आती है, जो दरअसल डिल की एक्स वाइफ है। डिल जानता था कि वो यहाँ किसी मकसद से आई है। अपनी बोट पर ले जाने के बाद वो उससे पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डिल पहले आर्मी में था। किसी कारण उसने वो नौकरी छोड़ दी। कैरेन कहती है कि तुम ठीक थे और मैं गलत। दरअसल डील से तलाक लेने के बाद कैरेन ने फ्रैंक से शादी कर ली थी। फ्रैंक एक अमीर इंसान था, मगर अच्छा इंसान नहीं था। वो कैरेन को मारता और हमेशा उस पर नजर रखता। उसका पागलपन और भी बढ़ गया है। डिल उससे अपने बेटे पैट्रिक के बारे में पूछता है तो कैरेन रोने लगती है। वो कहती है कि पैट्रिक हमेशा सहमा हुआ अपने कमरे में रहता है। उसे यह सब सुनना ना पड़े इसलिए वो पूरा दिन कंप्यूटर पर गेम्स खेलता है। उसके टीचर्स का कहना है कि वह बहुत होशियार है, लेकिन अब वह बहुत चुप चुप रहता है। डिल कहता है कि तुम उससे तलाक ले लो। तो कैरेन कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे मार देगा, और इसीलिए वो यहां आई थी। दरअसल वह चाहती थी कि वो और डिल मिलकर फ्रैंक को मार दे। वो उसे मछली पकड़ने के बहाने बोट पर लाएगी और इस काम के लिए वह उसे $10 मिलियन देने के लिए भी तैयार थी। लेकिन डील इस पर मना कर देता है क्योंकि वह किसी को मारना नहीं चाहता था। कैरेन के जाने के बाद एक सूट पहने आदमी डील को ढूंढते हुए आता है। दरअसल वो कई दिनों से डील पर नजर रख रहा था, मगर वो डील से मिल नहीं पाता। अगली सुबह
जब डिल समुद्र में नहाने गया तो उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी और एक पल के लिए उसे उसका चेहरा भी दिखाई दिया। इस बीच हमें फ्रैंक और कैरन के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। हम पैट्रिक को देखते हैं जो अपने कमरे में था। यानी इन बाप बेटे के बीच कुछ तो कनेक्शन है। खैर, उधर कैरन का पति फ्रैंक होटल पहुंच गया था जहां कैरन रुकी थी। उसे देखकर कैरन घबरा जाती है क्योंकि वो 2 दिन बाद आने वाला था। आते ही वो कैरन को टॉर्चर करता है। अगले दिन डिल एक लोकल शॉप से फिशिंग का सामान लेने गया। तब वहां काम करने वाली औरत उसे बताती है कि लोग फ्रैंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि वो 1 घंटे तक अपनी पत्नी को बेल्ट से मारता रहा और कैरन के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। डिल इस बारे में बात किए बिना वहां से चला गया। बोट के पास आने पर उसने देखा कि फ्रैंक कैरन के साथ उसका इंतजार कर रहा था। फ्रैंक कहता है, मेरी पत्नी ने बताया कि तुम हमें फिशिंग पर नहीं ले जाओगे। डिल कहता है, मैंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं किसी को अकेले बोट पर नहीं ले जा सकता। फ्रैंक कहता है, इस छोटे से आइलैंड पर कानून पैसों के आगे हार जाता है, तो तुम इस बात की फिक्र मत करो। लेकिन डील फिर भी इसके लिए नहीं मानता। तब फ्रैंक कहता है, हर आदमी की कोई कीमत होती है। मैं कल यहां आऊंगा और तुम मुझे फिशिंग पर ले जाओगे। इसके बाद वह वहां से जाने लगता है। इस बीच वही अनजान आदमी डील को ढूंढते हुए उसके पास आता है, लेकिन इस बार भी डील उसकी बात सुने बिना वहां से निकल जाता है। वो आदमी अपनी घड़ी देखकर कहता है, मैं 20 सेकंड लेट हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। बाद में डिल एक मछली बेचने जाता है जहां कार्लोस उसे बताता है कि तुम्हें कोई ढूंढ रहा था, लेकिन डिल को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। फिर वह डायना के बिल्ली को देने जाता है जो गुम हो गई थी। डायना कहती है, मैंने सुना कि कैरन ने तुमसे मदद मांगी थी। तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वहां से निकलने के बाद ड्यूक उससे मिलने आया। वो कहता है, फ्रैंक तुम्हें सिर्फ एक टूर के लिए $10,000 देने वाला है। मुझे अपनी पोती की फीस देनी है, तुम्हें उसकी ऑफर मान लेनी चाहिए। डिल कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो ड्यूक कहता है, मैं जानता हूं तुम ये सब क्यों कर रहे थे, लेकिन मुझे तुम्हारी रहम की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब ड्यूक की मदद करने के लिए डिल मान जाता है। बाद में कैरन फिर से डील से मिलने आती है। डिल कहता है, मैं उसे सिर्फ फिशिंग पर ले जाऊंगा, मैं उसे मारने वाला नहीं हूं। तो कैरन कहती है, वो मुझे और पैट्रिक को मार देगा। मैं जानती हूं कि तुम उससे बात करते हो, वो अपने कंप्यूटर से तुम्हें सुन सकता है। तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। डिल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। खैर, बाद में जब वह और ड्यूक समुद्र में होते हैं तो डिल अपने दिल की बात कह देता है कि उसे यहां कुछ गड़बड़ लग रही है। फिशिंग के दौरान डिल फ्रैंक से पूछता है कि क्या उसके बच्चे हैं। तो फ्रैंक कहता है, मेरा एक सौतेला बेटा है, मैंने उससे दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पूरा दिन अपने कंप्यूटर पर लगा रहता है। उसके मैथ्स टीचर कहते हैं कि वो जीनियस है, लेकिन वो पूरा दिन एक बेकार से गेम में लगा रहता है जिसमें एक आदमी पूरा दिन फिशिंग करता है। वो मुझे पसंद नहीं करता। डिल पूछता है, वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? तो फ्रैंक कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन मैं उसे ही मार दूंगा। यह सुनकर डिल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, उनके हुक में एक बहुत बड़ी शार्क फंस जाती है और वो लोग उसे पकड़ने में लग गए। खैर, वापस आने के बाद डील कहता है कि कल हम दोबारा से जाएंगे। कैरन को मौका मिल जाता है बात करने का, इसलिए वो डील को फिर से ऑफर करती है कि वह फ्रैंक को मार दे। कैरन कहती है कि पैट्रिक भी यही चाहता है। यह सुनकर डिल सोच में पड़ जाता है। ड्यूक ने भी उनकी बातें सुन ली थी। वह डील से पूछता है, क्या तुम उन लोगों को जानते हो? तो डील कहता है, वो मेरी एक्स वाइफ है। आर्मी में नौकरी के दौरान मैं एक जंग पर गया था। वहां से लौटने के बाद मुझे पता चला कि वो फ्रैंक के पास जा चुकी है। ड्यूक उसे सलाह देता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, उसे किसी को मारना नहीं चाहिए। रात को डिल कैरन से मिला और अब वह इस बात के लिए राजी हुआ कि वह फ्रैंक को मारेगा। उसे बस पैसे चाहिए। वह यह सब प्यार व्यार के लिए नहीं कर रहा। जब डिल घर आया तो वही अनजान आदमी उससे मिलने आया था जिसे हमने फिल्म में कई बार देखा। खैर, वह एक डिवाइस लेकर आया था जिससे डिल उस ट्यूना मछली को पकड़ सकता है जिसे पकड़ने का सपना डिल बहुत समय से देख रहा है। और यह डिवाइस वह आदमी डील को मुफ्त में देने वाला था। उस आदमी के मुंह से निकल जाता है कि यही खेल का नियम है और मैं ही नियम हूं। यह सुनकर डिल को अजीब लगता है और उस आदमी पर शक भी होता है। इसलिए वह उसे धमकाता है और पूछता है कि बता, तुम कौन हो? तब वह आदमी, जिसका नाम रीड है, बताता है कि
असल में ये सब असली नहीं है, ये बस एक खेल है, और खेल का नियम है कि यहाँ कोई मरेगा नहीं। तुम एक कैरेक्टर हो और तुम्हें उस ट्यूना मछली को पकड़ना है। डील को उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं होता, मगर इस जगह को लेकर उसे हमेशा शक रहता था। उसे याद ही नहीं था कि वह कब यहां आया और कितने समय से यहां है। वैसे यहां दर्शक ये जान जाते हैं कि यह खेल शायद उसके बेटे ने ही डिजाइन किया है, मगर क्यों और किस लिए? रीड का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से गेम में गड़बड़ है, यानी जिसने ये गेम बनाया है शायद वह चाहता है कि अब तुम उस आदमी फ्रैंक को मारो। मगर मेरे नियमों के मुताबिक इस द्वीप पर किसी को भी मारना मना है, इसलिए मैं तुम्हें नियम बताने आया हूं। और मुझे खुद भी नहीं पता कि जिसने ये गेम बनाया है वह नियम क्यों बदल रहा है। डील को उसकी बात बकवास लगती है। अगली सुबह डील ने महसूस किया कि वह अलार्म से पहले उठ नहीं पाता, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद सच में वह किसी गेम में है। हर जगह उसे बस एक ही बात सुनने को मिल रही थी, जाओ और उस मछली को पकड़ो। डिल याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वह इस द्वीप पर आया क्यों और कब, मगर उसे अपने दिमाग में ऐसी कोई भी याद नहीं मिलती। वह अपनी गाड़ी में बैठकर काफी आगे निकल जाता है और अब उसे महसूस होने लगता है कि यह सब सच नहीं है। वह खुद से बातें कर रहा था। तभी उससे मिलने डायना का बेटा सैमसन आता है। वह कहता है, आपको किसी की जरूरत थी, क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूं? इस पर डील हंसने लगता है और कहता है, जब मैंने तुम्हें इस गेम से मांगा था तब तुम मुझे नहीं मिले, और अब यह गेम मुझे सब कुछ दे रहा है। डिल वहां से चला गया। अपना शक दूर करने के लिए वह स्टोर के मालिक से कुछ सवाल पूछने लगा, मगर वह हमेशा बात को बदल देता है। फिर डिल फोन करके यह पता करने की कोशिश करता है कि रीड असली है या नहीं। उसे जवाब मिला कि रीड असली है। सबसे तंग आकर डिल बार में गया ताकि वह ड्रिंक कर सके, लेकिन बारटेंडर भी उसे वही बात कहता है। वह कहता है, क्या आज तुम फिशिंग करने नहीं जा रहे? तुम्हें काम पर जाना चाहिए। टूरिस्ट्स को मत लेकर जाना, वे हमेशा तंग करते हैं। यानी गेम के नियम उसे फ्रैंक को न मारने के लिए कह रहे थे, लेकिन पैट्रिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब कैरेन की आंख खुली तो उसने फ्रैंक को बाथरूम में घायल पाया। पिछले रात 6 लोगों ने उसे मारा था। दरअसल यह काम ड्यूक का था। उसने ही फ्रैंक को मारने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए थे ताकि वह आज बोट पर ना आ सके। ड्यूक डील से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए जो सही लगा मैंने वही किया। इस बात से डील को बहुत गुस्सा आता है। जख्मी होने के बावजूद कैरेन फ्रैंक को मना लेती है कि वह फिशिंग पर जाए। डिल समुद्र के किनारे निराश बैठा था। तभी रीड उसके पास आता है। डिल कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं यहां क्यों हूं। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं पागल हो चुका हूं? रीड कहता है, इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि यहां हो क्या रहा है। हम सब किसी का सपना है, और हमारे बारे में सिर्फ वही जानता है जिसने हमें बनाया है। और शायद तुम जानते हो कि वो कौन है। तो डिल कहता है, हाँ, वो एक छोटा बच्चा है जो एक अंधेरे कमरे में बैठकर हमें देख रहा है। उसका सौतेला बाप उसकी मां को मारता रहता है। शायद इसी वजह से उसने ये गेम बनाया है, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वह अपने असली पिता को वापस ला सके और अपने सौतेले बाप को सबक सिखा सके। वो चाहता है कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊं, इसीलिए मैं आज फ्रैंक को मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर रीड कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं गेम के नियम तोड़ दूंगा। अगर हमारा निर्माता यही चाहता है तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। कैरेन फ्रैंक को बोट पर ले आती है। इस पर डिल भागकर अपनी बोट की तरफ जाता है। दरअसल पैट्रिक ने एक ऐसा गेम बनाया था जिसमें वह अपने पिता के साथ समय बिता सके, लेकिन जैसे जैसे उसके सौतेले बाप का टॉर्चर बढ़ता गया, पैट्रिक के दिल में उसे मारने की आग भी बढ़ती गई। पैट्रिक बस यही चाहता था कि उसे कोई संकेत मिले कि फ्रैंक को मारना गलत नहीं है। इसलिए उसने गेम में डील को सोचने की इजाजत दी, ताकि डिल अपने दिल की सुने, और जो भी उसका फैसला हो पैट्रिक भी वही करेगा। यही वजह थी कि गेम उसे बार बार याद दिला रहा था कि उसे बस मछली को पकड़ना है, लेकिन डिल की सोच बदलने लगी थी। खैर, डिल बोट के पास पहुंचता है जहां फ्रैंक और कैरेन पहले से ही मौजूद थे। डिल फ्रैंक को समुद्र में ले जाता है। फ्रैंक की हालत पहले से ही बहुत खराब थी और कैरेन ने उसे नक्शे में भी रखा था। तभी उन्हें पता चलता है कि बोट पर सैमसन भी है, जो उनके प्लान को बिगाड़ सकता था। लेकिन अंत में जब डिल ने रॉड फ्रैंक के हाथ में थमा दी तो शार्क उसे समुद्र में खींच लेती है और उसका अंत हो जाता है। असल दुनिया में पैट्रिक
यानी डील का बेटा अपने सौतेले पिता फ्रैंक को सच में मार देता है और हम समझ पाते हैं कि डील की असली लड़ाई तो मौत के साथ ही खत्म हो चुकी थी। गेम में जो है वो तो बस पैट्रिक के ख्याल हैं। खैर, इस कत्ल के बाद पैट्रिक को मानसिक अस्पताल में रखा जाता है। गेम में हम देखते हैं कि कैरन डील को अलविदा कहती है, लेकिन डील में उसने पैट्रिक को अपनाने की शर्त रखी थी। डील जानता था कि वह बस एक गेम है। तब कैरन रोते हुए कहती है, कभी ना कभी तुम मुझसे जरूर मिलोगे। तभी कैरन वहां से गायब हो जाती है और डील के पास एक फोन पर कॉल आता है। कॉल की दूसरी तरफ पैट्रिक था। उसकी आवाज सुनकर डील भावुक हो जाता है। पैट्रिक कहता है, मैंने कुछ बहुत गलत किया है। तो डील उसे समझाता है, तुमने जो भी किया अच्छे के लिए किया। पैट्रिक कहता है, मैं भी इन्हीं गेम में कुछ बदलाव करूंगा ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। डील बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कॉल कटने के बाद डील देखता है कि वहां सब कुछ बदल रहा है और अगले ही पल हम देखते हैं कि पैट्रिक भी गेम में है। वह डील से मिलने के लिए बोट की तरफ भाग रहा है। उसे देखकर डील बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। गेम में ही सही, लेकिन पैट्रिक अपने पिता के साथ था। और यहीं पर फिल्म का अंत होता है दोस्तों। इस कहानी में बाप बेटे के बीच प्यार को दिखाया गया है। एक पिता की कमी उन्हें ज्यादा महसूस होती है जिनके पिता इस दुनिया से जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी और कहानी में।